स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ईसा का प्रोबा 3 के बारे में। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो ये क्या है प्रोबा 3? प्रोबा का मतलब होता है लैटिन में ट्राई करो, और इसका एक्चुअल शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म जो है वो है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। यानी कि सैटेलाइट्स में या ये सब चीज़ें बहुत बेसिक लेवल का कंट्रोल स्कीम रहता है, और जब भी कुछ एडवांस करना रहता है उसको ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है क्योंकि उतना लेटेंसी नहीं होता है। अब रहा बात कि ऐसे ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए 1990 से 2020 तक आ गए, लेकिन अब जो हम लोग चीज़ करना चाह रहे हैं सैटेलाइट से, उसके लिए सैटेलाइट में थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहिए ताकि वो थोड़ा खुद से संभाल ले। तो वही ऑटोनोमस चीज़ को सैटेलाइट पे टेस्ट करना। अब रहा बात, आप मेन फ्लैगशिप मिशन पे डायरेक्ट रिस्क नहीं लोगे, आप धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। तो ये उसी में आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा है। ये पूरा सीरीज़ है, इसीलिए इसका नंबर 3 है। और इसमें कोर फोकस क्या है? ठीक है, वो तो हो गया आप करना क्या चाहते हैं। उसके करके क्या दिखाइए? उससे करके दिखाएँगे सन का ये कोरोनोग्राफी करने वाले हैं। यानी कि हमारा सन का मतलब कोर जो है, मतलब बॉडी समझ लीजिए, और बॉडी के बाद एक क्रोनोस्फियर है। क्रोनोस्फियर बड़ा तिगड़म वाला है, उसका टेम्परेचर सरफेस से ज़्यादा है, कोर से भी ज़्यादा हो जाता है कुछ-कुछ केस में। ऐसा क्यों है? इसका हमारे पास अच्छा समझ नहीं है। मतलब आप ऐसे समझिए, ये हीटर है, हीटर के ऊपर ज़्यादा गर्मी है ना कि हीटर में। इसलिए भैया ऐसा कैसे हो गया? तो कुछ धांधली है और उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ क्या है? जाके देखो तो भैया हो क्या रहा है। तो वो सन के क्रोनोस्फीयर पे फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पे समझिए ये वर्ल्ड का पहला प्रिसीजन ये फॉर्मेशन फ्लाइंग होगा। फॉर्मेशन फ्लाइंग हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रिसीजन काफ़ी लुच-पुच रहता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि इसका प्रिसीजन बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे में होता है कि नापते ज़रूर हैं कि ठीक है, प्रिसीजन से नाप रहे हैं कि कितना आगे-पीछे हो रहा है। ठीक है, वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाप रहे हैं कितना दूरी पे, हम एग्ज़ैक्टली उतना दूरी पे मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रिसिजन फ्लाइंग ये पहली बार कर रहा है, और इसका बजट है अराउंड 200 मिलियन यूरोस, लगभग डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 211 मिलियन हो जाएगा। और इसको इंडिया के पीएसएलवी रॉकेट पे लॉन्च किया जाएगा सून। अब मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मैं इसरो का साइट भी देख लिया हूँ, ईसा का साइट भी देख लिया, हर जगह कह रहा है सितंबर में, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, एक ही 2 दिन बचा है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें डिले क्यों हो रहा है। तो आई एम नॉट श्योर। आप लोग जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि हो गया हो, या तो ये खिसक रहा है, कुछ हो रहा है एग्जैक्टली क्लियर पब्लिक के पास नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन इसमें लॉन्च है। अब रहा बात कि ईसा इंडिया के पास आके क्यों लॉन्च कर रहा है। ईसा की वजह से प्रॉब्लम है, उनके पास आर्यन 6 है जो जरूरत से ज़्यादा महंगा है, और जो वेगा रॉकेट है जो छोटा वाला वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बीच में कुछ नहीं है, तो पीएसएल भी बोलता है भैया बीच का लोड हम संभाल लेते हैं, तो पीएसएल भी उसको अच्छे से कर देगा। ये उनके साइट पे, मतलब ईसा के साइट पे एफएक्यू है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ कि आप बाहर वाले के रॉकेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कारण वही है। तो प्रोबा 3, यही इसमें 2 क्राफ्ट है, और ये दोनों प्रिसीजन फ्लाइंग करेंगे, मतलब कि बाहर से देखने पे लगेगा दोनों एकदम फिक्स है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, इतना स्थिर रख पाएंगे एक दूसरे को। तो ये हो गया प्रोबा 3। तो रहा बात कि कर क्यों रही है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सन एक एक्टिव स्टार है। स्टार्स के भी बहुत सारे लाइफ साइकिल होता है, बहुत तरह के स्टार्स होते हैं। उसमें कुछ-कुछ स्टार चिल टाइप होते हैं, कुछ-कुछ बहुत नॉटी होते हैं। सन जो है वो एक्टिव स्टार है, यानी कि बस चिल नहीं है वो, इसलिए कि वो थोड़ा छींकता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सन में है सीएमई, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि वो फेंकता है। अब ये जो फेंकता है, ये कहाँ फेंक रहा है वो पता नहीं है हमें, और किस तरफ फेंक रहा है, कितना देर में आएगा। आप समझिए धरती से सूरज का दूरी 8 मिनट से थोड़ा-सा ज़्यादा है, लाइट स्पीड पे। अब कोरोनल मास इजेक्शन कितना देर में आएगा? अगर आप देख लेते हो कि कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपने सैटेलाइट लगा लिया, आपने देख लिया कि भैया इजेक्शन हुआ है, कितना देर में आपके पास आएगा? सिर्फ 15 घंटा में आ जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये इजेक्ट किया जाता है कुछ-कुछ केसेस में। मैं क्लियर कर दूँ ना, हर 15 घंटे में नहीं आता, कुछ-कुछ 1 हफ्ते बाद आता है, कुछ-कुछ मतलब 2-3 दिन में आता है। ये सबका इजेक्शन स्पीड पे रहता है। कितना एनर्जी से वो मैग्नेटिक फील्ड स्नैप किया है, उसके बेसिस पे रहता है कितना तेज़ी से इजेक्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम हम लोगों ने जो रिकॉर्ड किया वो 15 आवर्स है। तो काफ़ी तेज़, आप समझ लिए 15 आवर्स में 8 लाइट मिनट ये क्रॉस कर रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ है वो। अब रहा बात कि ठीक है वो हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि हम लोग बिना सेफगार्ड के अगर बैठे रहे तो हम लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। तो कैरिंगटन इवेंट करके क्लासिफिकेशन है कि बड़े सोलर फ्लेयर्स का। अब रहा बात कि हमारी दुनिया में कई बार सोलर फ्लेयर्स आए हैं उस लेवल का, लेकिन कई बार बिजली नहीं था। मतलब कि अगर 1200 में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस एटमॉस्फेयर में कुछ ऊट-पटांग दिखेगा और बिजली था नहीं तो कुछ खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज की दुनिया में अगर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बोल गया है, तो हम बोल जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ा सोलर फ्लेयर हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। जैसा कि ये 2012 में हुआ, ये इतना वो काफ़ी नीचे तक ये सोलर मतलब समझिए धरती का मैग्नेटिक फील्ड को एकदम दबा दिया। तो रहा बात कि ये क्या ये होता है? ये रेगुलर है, जैसे कि ध अर्थक्वेक जो है, होगा ही।
आप फॉल्ट लाइन के आसपास हो, अर्थक्वेक होएगा ही। कब होगा ये अलग बात है, कितना मैग्नीट्यूड का होगा वो भी चेंज होता रहेगा, लेकिन ये होगा ही। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कोरोनल मास इजेक्शन को समझना हमारे लिए कंपल्सरी है, क्योंकि जानवर लोग में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उनको टेंशन नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, तो हमें समझना पड़ेगा, हमें इसको सर्च स्टडी करना पड़ेगा। नहीं किए, सन छींक दिया और आगे हमारे धरती के इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड में पूरा ग्रिड उड़ाया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, सूरज से आप भिड़ोगे तो कैसे चलोगे? नहीं चल सकते हैं। तो क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, अगर आप पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं कि इजेक्शन हो चुका है, इजेक्शन धरती की तरफ आ रहा है, सारे ग्रिड को धीरे-धीरे स्टेप डाउन कर करके आप बंद कर सकते हो। जब बंद करके जितना चीज़ आप मतलब फ्लोटिंग कर सकते हो, जितना चीज़ को ग्राउंड कर सकते हो, सब मतलब फ्लोटिंग करना कि जितने अप्लायंस हैं उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ताकि वो एंटीना की तरह बिहेव नहीं करे। तो उतना चीज़ को करें और जितने बाकी सब बड़े-बड़े चीज़ हैं, उन सबको भी डिस्कनेक्ट किया जाए और ग्राउंड कर दिया जाए, ताकि अगर उसमें चार्ज बने तो वो डिस्चार्ज हो जाए सेफली। तो वो सब करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम आप देख रहे हो 15 घंटा है, और अगर हम लोग को ठीक से एक्यूरेसी नहीं पता तो आप रिस्क नहीं ले सकते ना कि सरकार को फ़ोन करके बोलो, सरकार तुरंत बिजली काटिए। उप्स नहीं, तुरंत काटिए, अभी के अभी काटिए, क्योंकि आप बोले नहीं कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटल में जो लोग हैं ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो हो गया, कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, पूरा ग्रिड उड़ गया, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होगा। पैसा का तो छोड़ ही दीजिए, लॉस ऑफ लाइफ ही बहुत ज़्यादा होगा। तो और रहा बात कि अगर बड़े-बड़े सबस्टेशन के ट्रांसफार्मर उड़ गए, तो वो थोड़ी मिलता है कि हाँ, अमेज़न में 24 आवर डिलीवरी, वो बनाया जाता है और मेड टू ऑर्डर है, और बनाने वाली फैक्ट्री भी उड़ चुकी रहेगी, कैसे चलाइएगा? तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए कंपल्सरी है और ये होता ही रहता है, ये रेगुलर इवेंट है। हमें बस तैयारी करनी है, नहीं तो हम उड़ जाएँगे। तो वही समझिए, और रहा बात कि धरती से क्यों नहीं ऑब्ज़र्व कर लेते हैं? धरती में है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर 2 चीज़ करता है, स्कैटरिंग करता है और एब्ज़ॉर्प्शन करता है। यानी कि अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम में पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा स्पेक्ट्रम धरती के एटमॉस्फेयर के आर-पार नहीं है, जैसे इंफ्रारेड अच्छा से नहीं आएगा, अल्ट्रावायलेट अच्छा से नहीं आएगा, ऑप्टिकल आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको दिक्कत होगा स्कैटरिंग का। तो इसीलिए कि हमारी क्वालिटी जो है, कितना क्वालिटी से उसे स्टडी कर पाते हैं, मतलब ये कोरोनल इंजेक्शन को कितना अच्छे से स्टडी कर पाती है, बहुत हल्का है। इसीलिए स्पेस में जाके करना पड़ेगा। तो इसीलिए किया जा रहा है। ये एक्चुअली एक वैल्यूएबल टूल है। जैसे होता है ना कि समुद्र में हम लोग बहुत सारे बुoy लगाए हुए हैं, जो सुनामी का अर्ली वार्निंग देते हैं। वैसे ही समझिए ये उस तरह के टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसका टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी ये समझिए कि इसका कोर जो है, मतलब कर क्या रहे हैं, वो है इन ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन। जैसे चंद्रयान मिशन को अगर आप लें, या खासतौर पे मंगलयान को, मंगलयान क्या था? हम ले जा सकते हैं मार्स तक, वो और मतलब डेमोंस्ट्रेशन मिशन था। ऐसे ही ये है इन ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन। हम कह रहे हैं कि सैटेलाइट को परफेक्टली लॉक कर सकते हैं, करके दिखा रहे हैं। इन ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन, लैब में नहीं, हुलुलुलु नहीं, सिमुलेशन नहीं, करके दिखा रहे हैं। फिर फ्री फ्लोटिंग अक्लूटर डिस्क है। यही इनका सबसे बड़ा बात है कि आप इस तरह का जो देखेंगे, रियल वर्ल्ड है, मतलब सीजीआई विजीआई नहीं, रियल वर्ल्ड है, तो उसमें देखिए एक बड़ा सा मतलब ब्लैक लाइन आ रहा है, एक ठो में इधर आ रहा है, ऐसा क्यों है? ये बात समझिए कि जब आप अक्लूटर डिस्क लगाते हैं, क्योंकि आप ऐसा सेंसर नहीं बना सकते जो सूरज को देखे, बोले क्यों? अगर आप सूरज को देखें, सूरज का ब्राइटनेस जो है मिलियन टाइम ज़्यादा होता है क्रोनोस्फियर से। यानी क्रोनोस्फियर जो है, जो इधर हो रहा है, वो बहुत डिम है, और अगर आपका सन दिख रहा है तो सन सेंसर को ओवर सैचुरेट कर देगा, आप देख ही नहीं पाओगे। मतलब समझिए कि अगर आपके मुंह पे कोई कार का हेडलाइट मारा हो, बगल में छोटा सा एलईडी जल रहा है 10 किलोमीटर दूर, आपको थोड़ा दिखाई देगा, आपका आंख पूरा सैचुरेट हो जाएगा उससे। सेंसर में भी वही होता है, तो सेंसर देखे कैसे? तो सेंसर देखने एक एक्लूजन डिस्क लगाया जाता है, एक डिस्क की, भैया सूरज की तरफ इस डिस्क को ले जाओ, ये उस पर मतलब समझिए, जैसे आपका गाड़ी आ रहा है, मान लीजिए ट्रक का हाईवे, आप ऐसे करके रखोगे, अगल बगल आपको चीज़ दिखने लग जाता है ना, सेम वही कर रहे हैं। जैसे इक्लिप्स में धरती से सब लोग को दिखता है कि अरे क्रोनोस्फीयर है, ऐसे नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही हमारा आँख एडजस्ट करता है और सन का लाइट ब्लॉक हो जाता है, हम लोग देख पाते हैं। बेसिकली समझिए कॉन्ट्रास्ट सुधर जाता है। तो इसी को ऑक्लूजन डिस्क कहते हैं। तो रहा बात कि अगर आप टेलीस्कोप में ही डिस्क लगाते हो तो कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर देना पड़ेगा उस डिस्क को रखने के लिए। तो वो आपका ये एक डिफ्रैक्शन स्पाइक बना देता है। तो ठीक है, मतलब मेजॉरिटी तो आपका अभी भी चल रहा है, और 3-4 ठो लगाइए अलग-अलग रेडिएशन में कीजिए तो आपको सारा चीज़ कवरेज हो जाएगा, लेकिन फँसाएँगे। तो अगर उसे फ्लोटिंग कर देते कि सर आपका यहाँ ये दूसरा फ्लोटिंग है, ऑर्बिट ही अलग है, टेंशन ही नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर है। तो वो किया जा रहा है। और रहा बात कि ये दूर थोड़ा ज़्यादा है। 144 मीटर दूर कर दिया, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेलीस्कोप इतने ही सुने। तो भैया ये 144 मीटर का मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? यहाँ पे मैथमेटिक्स आ रहा है कि अगर आप कोई डिस्क लेते हैं और उसके अगल-बगल से लाइट गुजरता है, तो लाइट डिफ्रैक्शन करने लगता है, यानी कि वेव पैटर्न जो है उसमें केओस आ जाता है, वो ऐसा बन जाता है। यानी कि कोई डिस्क है, वो लिटरली ब्लरी हो जाए। जैसे कि अगर आप लोग कैमरा में काम करते होंगे तो पता होगा कैमरा का एपर्चर जो है, एक एपर्चर से ज़्यादा छोटा करेंगे तो मैथमेटिकली आप सोचोगे ना कि हाँ भैया एपर्चर छोटा करते जाएगा, शार्पनेस बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट से ज़्यादा छोटा करने में वो गंदा दिखने लगता है, भद्दा दिखने लगता है। क्यों?
एपर्चर बहुत ज़्यादा, डिफ्रैक्शन बहुत होने लगता है। तो ऐसे ही उल्टा भी होता है कि अगर डिस्क रखें, डिस्क के अगल-बगल से लाइट गुजर रहा है तो एज पे कचरा बन जाता है। उसका पूरा मैथमेटिक्स किया जाता है, जिसे हम लोग यही कहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स कहते हैं कि थोड़ा-सा आपको जगह देना पड़ेगा कि ये डिसिपेट हो। टेलीस्कोप छोटा है, उसके सामने आप डिस्क लगा दिए, ठीक है, बल्ले-बल्ले, लेकिन साइड इफेक्ट ये होगा कि उसका जो डिफ्रैक्शन नॉइज़ है, जो है, वो आपके मेन ऑप्टिकल फील्ड को थोड़ा-सा धुंधला कर देगा। तो अगर दूर कर देते हैं, 144 मीटर दूर कर देते हैं, तो वो चिल हो जाता है कि भैया ठीक है, डिफ्रैक्शन हुआ, नॉइज़ आया, वो फिज़िक्स है, लॉ ऑफ फिज़िक्स नहीं है, लेकिन वो डिसिपेट कर जाएगा। तो इसीलिए वो इफ़ेक्ट, मतलब समझिए कि एक नाव गुज़र रहा है, तो पीछे जो लाइट वो आता है, बहुत देर रुक जाइए तो वो सटल हो जाता है ना, ऑलमोस्ट वैसा किया जा रहा है। एज से इतना दूर रख दिए आप इंस्ट्रूमेंट को कि वो हुलुलुलु खत्म हो जाता है। दूसरा, ये डिस्टेंस जो इतना दूर कर रहे हैं, इससे फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड कर सकते हैं। आप पूरा एरिया देखना चाहोगे। क्यों देखना चाहोगे? ताकि आपको कोरोना मास इजेक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि आप जितना एरिया कैप्चर कर पाओगे, उतना अच्छे से आप स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे। आपने देख लिया कुछ हुआ, अरे कैसे पता चलेगा? लेकिन आप देखो, अच्छा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ है। आपको जितना डेटा पॉइंट्स मिलेगा इसको ट्रैक करने का, उतना अच्छे से आप स्पीड बता पाओगे, कितना स्पीड से इजेक्शन हो रहा है। अब लेकिन मार्कर का है दूसरी तरफ, स्टार्स को दूसरी तरफ का मार्कर समझ लीजिए। तो वही, ये सब करके आराम से, और ये सब में स्टार दिखता है। वही बोल रहे हैं कि हम लोग को दिन में स्टार क्यों नहीं दिखेगा? सन ओवर सैचुरेट कर रहा है। तो अगर सन को ब्लॉक कर देते हैं तो स्टार दिखना है, तो आपके पास एक ये बन जाता है, एंगुलर पॉइंट बन जाता है कि सर ये स्टार क्रॉस किया, 5 मिनट बाद ये क्रॉस कर दिया, 8 मिनट बाद ये स्टार क्रॉस किया, ठीक है, स्पीड से कैलकुलेट करो। और ये आप जितना वाइड फील्ड में, ऐसा नहीं कि सब में नहीं कर सकते, लेकिन वाइड कम है ये। आप चाहोगे बड़ा वाइड दो, हमको पूरा अल्ट्रा वाइड दो, तो अल्ट्रा वाइड करने के लिए आपको ऑक्लूजन डिस्क, मतलब ऑलमोस्ट सन पे लगाना पड़ रहा है। तो वही 144 मीटर दूर कर दिया जा रहा है, ऑक्लूजन वही कर रहा है। और इसी का फायदा हो रहा है कि ये 1 मिलियन टाइम फेंटर जो है, जो कोरोना स्फीयर है, वो देख पा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट समझिए इसके नज़रिए से परमानेंट इक्लिप्स है। दूसरा, इसके पास शैडो का टेंशन नहीं है कि स्ट्रक्चर के कारण शैडो हो रहा है। तीसरा, ये डिफ्रैक्शन का जो नॉइज़ हो रहा है वो हट जा रहा है, डिसिपेट कर जा रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो एक परफेक्ट स्पॉट इसको मिल गया है। इसीलिए इतना तांडव किया जा रहा है कि भैया 2 लॉन्च करो और दोनों में जाके इसको लेज़र से एकदम परफेक्टली अलाइन करो, फिर उसको थ्रस्टर मार के फुस-फुस करके उसको एकदम प्रिसाइज़ली रखो। क्यों? यही सब के लिए कि डिफ्रैक्शन का ये आपको पहला स्ट्रक्चर का साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो नॉइज़ आ जाता है वो भी नहीं है, और दूसरा बहुत वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिले। तो ये इनकी टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं मिशन का। वही बोल रहे हैं, 2 ठो है, जो गोल डिस्क देख रहे हैं ये ऑक्लूजन डिस्क है, और ये जो पीछे वो इंस्ट्रूमेंट है। तो हाईली इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट है, बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल है, मतलब एकदम ऊपर जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और इसका टाइम स्पैन, कितना टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 2 साल है। बोले भैया 2 साल ही क्यों है, मतलब हबल भी बहुत ज़्यादा चला है, तो भैया 2 साल क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बात है कि ये जब एक्टिव फॉर्मेशन फ्लाइंग करेगा, यानी कि वो दोनों फ्लोट कर रहा है, लेकिन वो ट्रिगर करेगा अपने आप को कि ठीक है, अब हम इमिस्टर है, जैसे आपके कैमरा के लेंस में होता है ना, आईएस का बटन या वीएस का बटन हो जाए, या आपका सेंसर उसमें आईएस, तो मतलब ऐसे फ्लोट करता रहेगा, डोलता रहेगा, लेकिन जब आप चालू करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, लेकिन थ्रस्टर्स हैं, वो चालू हो जाएंगे कि ठीक है, अब हम अलाइन कर रहे हैं। तो वो सिर्फ 6 घंटा करेगा पर ऑर्बिट में, और 6 घंटा करेगा तो ऑब्वियसली उसमें फुस-फुस मारते-मारते उसका कोल्ड गैस थ्रस्टर्स काफ़ी जल्दी खत्म होगा। तो इनका बेस्ट केस है कि 2 साल तक का ही उसमें थ्रस्टर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब फ्यूल ही नहीं, फ्यूल खत्म हो जाएगा एक्टिव करने के लिए। और ऑर्बिट कितना है? ऑर्बिट आपका समझिए 19.6 आवर्स का है, तो लगभग मान लीजिए 30% एक्टिव टाइम ये वो कर रहा है। 24/7 नहीं कर रहा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन वो जो थ्रस्टर कंज्यूम कर रहा है, तो इतना कैलकुलेशन है इनका कि 2 साल तक ये हर ऑर्बिट में 6 घंटा वहाँ पे ये कर पाएगा, अपने आप को इस इमेज स्टेबलाइज़ कर पाएगा। और वो करने के लिए कैसे कर रहे हैं? वो लेज़र और विजुअल मेट्रोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्टिकल हेड्स में, तो बेसिकली ये लेज़र मार रहा है, इसमें कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर है, और ये लेज़र है। ये लॉन्ग एक्सपोज़र है डस्ट का, तो इसीलिए दिख रहा है, लेकिन वैसा दिखेगा नहीं, आप और हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे लेज़र, मतलब ये ऑक्लूज़न डिस्क पे लेज़र मार रहा किया जा रहा है, वो वापस आ रहा है, उसको स्टडी करके ये बता दे रहा है भैया तुमको कितना एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली रेडियो कम्युनिकेशन भी है, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज़ली, लेज़र काफ़ी प्रिसाइज़ डेटा बता पा रहे हैं कि भैया तुम कितना दूर हो, तुम्हें कितना कोर्स करेक्शन करना है, ताकि तुम एग्ज़ैक्टली सही जगह पे रहो, ताकि हमको परफेक्ट सोलर इमेजिंग हो सके। समझ रहे? थोड़ा तिगड़म है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा के फ्लोट करा के एकदम तिगड़म है। ये लेज़र मेरे को बड़ा सुना है, लेज़र मार देंगे। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत सारे मिशंस हैं, मिशन प्लानर बैठे पड़े हैं कि सर आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए कि हम प्रिसाइज़ली कंट्रोल कर सकें। बहुत सारा मिशंस हो जाए, चाहे वो आप ग्रेविटेशनल वेव एनालिसिस के बारे में बात करें, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बात करें, बहुत सारा है, इंटरफेरोमेट्री के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं कि सर आप हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो कि हम फॉर्मेशन फ्लाइंग कर सकते हैं
समस्या हम सॉल्व कर देंगे। मतलब लोग बैठे पड़े हुए हैं, तो उसी को सॉल्व करें। और कोरोनल मास इजेक्शन हमारे लिए बड़ा खतरा है। जैसे कि आप समुद्र के अगल-बगल घर बनाना शुरू करते हो, तो ऑब्वियसली आप खर्चा करते हो कि भैया वहाँ पे कोस्ट गार्ड लगाया जाए, वहाँ पे आपका बुई यूनिट्स लगाए जाएँ ताकि ये हो क्या बोलते हैं सुनामी-वुनामी आए तो अर्ली वार्निंग मिल जाए। तो वैसे समझिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गए, तो उसे सेफगार्ड करना है। किससे सेफगार्ड करना है? सूर्य से सेफगार्ड करना है कि वो छींक दिए तो हम लोग बोल जाएँगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो हम लोग को ऐसा चाहिए कि वो जाके उसको स्टडी करता रहे और जितने सारे इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे, सबका जो साइंटिफिक डेटा मिल रहा है, सब एक-दूसरे को रीइन्फोर्स कर रहा है और उससे हमें एक पिक्चर मिल रहा है। वो पिक्चर से हम लोग ज़्यादा बेटर प्रिडिक्शन कर पाएँगे। जैसे कि जब एक सैटेलाइट था, वेदर भगवान भरोसे था। आज के टाइम में ऑलमोस्ट वेदर 3 से 1 हफ्ता आगे तक बताया जाता है और एक्यूरेट रहता है। तो वैसे ही करके जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आप डालोगे, जितना बढ़िया आप पिक्चर स्टडी कर पाओगे, उतना प्रिसाइसली आप कैलिब्रेट कर पाओगे कि हमारा प्रिडिक्शन है कि ये कोरोना मास इजेक्शन होगा, हमारा प्रिडिक्शन है वो इतना घंटे में आ जाएगा। आया उतने टाइम में, हाँ, फिर उसे आप फाइन ट्यून करोगे। तो वो हम लोग के लिए ज़रूरी है। ऊप्स नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, करना है। तो वही है, हमारा नॉलेज जितना डीप होगा, उतना हम लोग सुरक्षित हो पाएँगे। अगर डीप नॉलेज नहीं है, भगवान भरोसे है। वही है। और ये जो मिलीमीटर लेवल का प्रिसिजन कर रहे हैं कि मिली बोल रहे हैं कि वो मतलब हमसे 144 मीटर दूर है, तो कितना प्लस एंड माइनस है, वो कुछ मिलीमीटर्स है, 3 से 4 मिलीमीटर से ज़्यादा आगे-पीछे नहीं होने देंगे। और उसका फ़ायदा आप ये समझिए कि अगर आप उतना प्रिसाइज़ली कर देते हैं, तो सैटेलाइट के अंदर आई बस आप लगा सकते हो, जैसे कि हमारे कैमरा लेंस में होता है और अंदर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको और प्रिसाइज़ होना है, आप कर सकते हो ना कि सैटेलाइट इतना ले आया आपको, ठीक है? आपका 2 टेक्नोलॉजी जो है, वो आपको इतना प्रिसाइज़ लाया, उसके अंदर आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं और प्रिसाइज़ली आप कर सकते हो आई बस करके। तो सब पॉसिबल है। जैसे ये ग्रेविटेशनल के लिए था, इसमें भी प्रिसाइज़ली नापा जा रहा था, कंट्रोल नहीं, नापा जा रहा था। ये भी दूसरा है जिसमें फॉर्मेशन फ्लाइंग किया जा रहा था, एमएमएस। तो बहुत सारे मिशन हो चुके हैं और बहुत सारे मिशन और होंगे, जिसमें अगर हम लोग फॉर्मेशन फ्लाइंग की टेक्नोलॉजी को सॉल्व कर पाते हैं, सस्ता बना पाते हैं कि भैया सस्ते में निपटा लो, बहुत सारा नया ऑप्शन खुल जाएगा। और एक ठो ऑप्शन है ऑप्टिकल इंफ्राऑटोमेट्री का, अगर वो लोग लेकिन उसके लिए नैनोमीटर लेवल पे आपको एक्यूरेसी चाहिए और इसीलिए बोल रहे हैं कि मिलीमीटर आप ये कर देते हो ठीक है, अंदर में एक इक्विपमेंट लगा जो मिलीमीटर का जो एरर है उसे घटा के नैनोमीटर तक ठीक कर दे। अगर वो कर लेते हैं, तो हबल का दादाजी बना सकते हैं, वो भी सस्ते में, वो भी छोटा में। क्योंकि अगर आप दूरी बढ़ा सकें मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं, सबकी दूरी बढ़ा दीजिए, बम बम हो जाएगा, बहुत ही बम बम हो जाएगा। फिज़िक्स का एक बेनिफिट है, इसीलिए आप ऐसा करना चाहोगे। तो बहुत चीज़ किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, ईसा काम कर रहा है। सोलर क्रोनोग्राफ के लिए वो हमारे लिए ज़रूरी है, उस पे भी काम हो रहा है। बहुत सारा बेनिफिट होगा इसका लॉन्ग टर्म में। लंबा गेम खेल रहे हैं ये। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन यूरोप का नया इसरो कोलैबोरेशन वाला मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।